तो नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज स्वागत करता हूं आपका डीएनडी क्लासेस में। और हमारा यहां पर जो चैप्टर चल रहा है उस चैप्टर में और आगे बढ़ते हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं मेरे दोस्तों, जिसका नाम है पूंजी पर ब्याज। तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि पूंजी पर ब्याज की गणना किस तरीके से की जाएगी। जैसा कि आपने जो हमारे पहले का वीडियो था उसमें हमने लाभ हानि नियोजन खाता विनियोजन खाता बनाया था, तो उस खाते के अंदर हमने देखा था कि किस तरीके से पूंजी पर ब्याज हम वहाँ पर लिख रहे थे, आहरण पर ब्याज हम वहाँ लिख रहे थे, किसी साझेदार को सैलरी या कमीशन देना है वो भी वहाँ लिख रहे थे। अब इस वीडियो से हम शुरू करेंगे उनकी एक एक की गणना करना, क्योंकि मेरे दोस्तों अलग से पूछ लेता है कई बार कि आहरण पर ब्याज की गणना करके बताएं और पूंजी पर ब्याज की गणना करके बताएं। तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं पूंजी पर ब्याज की गणना किस तरीके से की जाती है, क्या क्या प्रावधान रहेंगे पूंजी पर ब्याज की गणना करने के लिए और किस तरीके से उसके क्वेश्चन आ सकते हैं। तो फिर दोस्तों चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो फिर चलें। तो मेरे दोस्तों ये जो टॉपिक है इसका नाम क्या है, पूंजी पर ब्याज। अब देखो यार, पूंजी पर ब्याज को इंग्लिश में आप बोलोगे क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पूंजी है और उस पूंजी पर ब्याज जो है वो बिजनेस दे रहा है, किसको, बिजनेसमैन को। मैंने पहले ही बताया था कि ये तो भैया क्या हो गया, आपका व्यवसाय हो गया। और व्यवसाय को पूंजी कहाँ से आई, व्यवसाय को पूंजी दी है भैया उनके पार्टनर्स ने, वो जो साझेदार हैं उन साझेदार ने क्या करा, व्यवसाय के अंदर पूंजी लगाई, व्यवसाय को क्या दिया, पैसा दिया। अब व्यवसाय की जिम्मेदारी बनती है कि बदले में व्यवसाय क्या करे, साझेदार को पूंजी पर ब्याज दे, जिसको हम बोलेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब देखो पहली चीज़ तो ये ज़रूरी नहीं है कि पूंजी पर ब्याज मिले ही मिले। अगर उन्होंने अपनी साझेदारी संलेख में बताया है कि साझेदार को पूंजी पर ब्याज मिलेगा तो उसी कंडीशन में पूंजी पर ब्याज मिलेगा, अदरवाइज पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। अब अगर व्यवसायी जो पार्टनर्स हैं उन पार्टनर्स ने डिसाइड करा है कि भैया पूंजी पर ब्याज मिलेगा 5%, 6%, कोई भी वो किसी कोई भी वो प्रतिशत रख सकते हैं इसके अंदर, उस प्रतिशत की दर से क्या करना है, पूंजी पर ब्याज मिलना है साझेदारों को। तो यहाँ पर जो व्यवसाय है वो क्या करेगा, साझेदारों को पूंजी पर ब्याज देगा। तो अपन ने लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि अपन ने क्या बनाया था, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था, लाभ हानि विनियोजन खाता बनाया था। उसमें हमने यहाँ पर सबसे पहले तो क्या लिखा था, बाय नेट प्रॉफिट, हमने प्रॉफिट उतारा था जो हमारे क्वेश्चन में दे रखा है। उसके बाद में यहाँ पर हमने लिखा था टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और जिन जिन साझेदारों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा था हमने यहाँ पर उनकी अमाउंट लिखी थी। और ये जो डेबिट साइड है मेरे दोस्तों, ये डेबिट साइड में सारी की सारी वो अमाउंट आती जाएगी जो हम पार्टनर्स को देते जाएंगे। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम पार्टनर को दे रहे हैं, अगर किसी पार्टनर को हम सैलरी देंगे तो वो सैलरी भी यहाँ पर हम लिख देंगे, अगर किसी पार्टनर को कमीशन देंगे तो वो कमीशन भी हम क्या कर देंगे, यहाँ लिख देंगे। इसी तरीके से अगर साझेदारों से कुछ लेना होता है तो लेने में भैया एक ही चीज होती है और वो होती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ जाता है मेरे दोस्तों बाय साइड के अंदर। तो ऐसा हमने परफॉर्मा बनाया था, इसका हमने क्वेश्चन भी करा था, कोई दिक्कत नहीं आ रही, सब बढ़िया था। पर मेरे दोस्तों यहाँ पर ना ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है इसकी कई बार अलग से कैलकुलेशन करना है, इसकी गणना करना आ जाता है, इसे निकालना इतना आसान नहीं है। और ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की यानी आहरण पर ब्याज की गणना करने के लिए भी सवाल आ जाता है, और ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से तो सवाल आएगा ही आएगा आपके बोर्ड के एग्जाम के अंदर। तो इन्हें हमें बहुत ढंग से करना है, क्योंकि जब तक आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, आहरण पर ब्याज और पूंजी पर ब्याज की गणना नहीं करेंगे, जब तक आप कैलकुलेशन नहीं करेंगे उसकी, आप उसको यहाँ नहीं लिख पाएंगे पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, और जब तक आप यहाँ नहीं निकलेंगे पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा कैसे। तो चलो देखते हैं मेरे दोस्तों कि हम यहाँ पर पूंजी पर ब्याज यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन यहाँ पर कैसे करेंगे। तो मेरे दोस्तों इसमें आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है, इसमें आपको दो ही चीज़ों का ध्यान रखना है। जो सबसे पहले पॉइंट का ध्यान रखना है वो ये पॉइंट का ध्यान रखना है कि आपके पास में प्रारंभिक पूंजी होनी चाहिए, यानी आपके पास में होनी चाहिए भैया ओपनिंग कैपिटल, प्रारंभिक पूंजी। अब ओपनिंग कैपिटल से क्या मतलब है मेरे दोस्तों, ओपनिंग कैपिटल से मतलब है कि प्रश्न में अगर आपको 1 अप्रैल की पूंजी दे रखी है, 1 अप्रैल की पूंजी दे रखी है, इसका मतलब वो प्रारंभिक पूंजी है। प्रारंभिक पूंजी वह पूंजी होती है जो साल के प्रथम दिन जो पूंजी होती है वह प्रारंभिक पूंजी कहलाती है, या फिर वो पूंजी जो व्यवसायी ने लगाकर व्यवसाय प्रारंभ करे। अगर हमारा कोई नया व्यवसाय प्रारंभ कराया हमने तो जितनी पूंजी वह लगा रहा है, लगा के उसने व्यवसाय प्रारंभ कराया, वो कहलाएगी उसकी प्रारंभिक पूंजी। या फिर हमारा बिजनेस अगर पहले से चलता आ रहा है तो जो 1 अप्रैल की पूंजी होगी ना वो कहलाएगी आपकी प्रारंभिक पूंजी।
तो जो हम इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करेंगे, जो हम परसेंटेज लगा के जो हम गणना करने के लिए जो हम पूंजी काम में लेंगे, वो हमेशा कौन सी काम में लेंगे, ओपनिंग कैपिटल लेंगे, यानी प्रारंभिक पूंजी लेंगे। प्रश्न में आपको हो सकता है दो पूंजी दे रखी हो, ओपनिंग कैपिटल भी दे रखी हो और क्लोजिंग कैपिटल भी दे रखी हो। क्लोजिंग कैपिटल मतलब अंतिम पूंजी, अंतिम पूंजी दे रखी होती है, उसके आगे या तो लिखा होता है अंतिम पूंजी, या फिर उसके आगे डेट लिखी हुई होती है भैया 31 मार्च। तो 31 मार्च की हमें पूंजी नहीं लेनी है, हमें कौन सी पूंजी लेनी है, 1 अप्रैल की पूंजी, जिस पर हम क्या करेंगे, पूंजी पर ब्याज की गणना करेंगे। तो 31 मार्च वाली पूंजी नहीं लेनी है, हमें कौन सी लेनी है, 1 अप्रैल वाली पूंजी। तो पहली चीज तो हमारे को ये ध्यान रखनी है, पूंजी हमें कौन सी लेनी है इसका ध्यान रखना है। दूसरी चीज हमें क्या ध्यान रखनी है, दूसरी चीज हमें ध्यान में रखनी है भैया मंथ्स, यानी महीनों का ध्यान रखना है। अगर हमारा व्यवसाय पूरा का पूरा 1 साल चला है तो इसका मतलब पूरे 12 महीनों की गणना की जाएगी। बट अगर हमने जो व्यवसाय है वो साल के मध्य में प्रारंभ करा है किसी तारीख को, हम व्यवसाय तो कभी भी प्रारंभ कर सकते हैं। मान लीजिए कि हम आज व्यवसाय प्रारंभ करते हैं और मान लीजिए ये जो महीना चल रहा है अपना अभी सितंबर जो अभी चल रहा है, अगस्त सितंबर, कोई सभी हम मान के चलते हैं कि सितंबर में हमने क्या करा, व्यवसाय प्रारंभ करा, 1 सितंबर को हमने व्यवसाय प्रारंभ करा। अब देखो हमारे खाते तो हमारे कब चलते हैं, खाते हमारे चलते हैं 1 अप्रैल से 31 मार्च। अब देखो जैसे ही हम व्यवसाय प्रारंभ करा हमने 1 सितंबर को, तो यहां से हमारा व्यवसाय का जो हमारा अकाउंटिंग जो ईयर है वो कब क्लोज हो जाएगा, 31 मार्च को यहाँ पर क्लोज हो जाएगा। तो ये हमारा पहला साल हो जाएगा। पर इस पहले साल में हमने पूरे 12 महीने काम करा क्या, नहीं। हमने कितने महीने काम करा, देखो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, 7 महीने हमने क्या करा है, यहाँ पर काम करा है। तो यहाँ पर जो पूंजी पर ब्याज की गणना करेंगे वो 7 महीने के हिसाब से गणना करेंगे, पूरे साल के हिसाब से गणना नहीं करेंगे। फिर अगले साल जो इसका जो ठीक बाद का साल आएगा उसमें तो फिर हमारी पूंजी वापस से कब से स्टार्ट होएगी, 1 अप्रैल से स्टार्ट होएगी और 1 अप्रैल से फिर 31 मार्च आपका यहाँ पर पूरे 12 महीने हो जाएंगे। तो यहाँ पर पूरे साल के हिसाब से क्या करेंगे, हम पूंजी पर ब्याज की गणना करेंगे। तो देखो पूंजी पर ब्याज की गणना करते वक्त किन जो चीज़ों का ध्यान रखना है, एक तो जो आपके पास में पूंजी होती है वो प्रारंभिक पूंजी होनी चाहिए, यानी ओपनिंग कैपिटल, यानी 1 अप्रैल वाली कैपिटल होनी चाहिए। दूसरी चीज का ध्यान रखना है, महीनों का ध्यान रखना है कि अगर व्यवसाय 1 अप्रैल की बजाय साल में किसी और दिन स्टार्ट हुआ है तो फिर वहां पर हमें देखना पड़ेगा कि वहां से लेकर 31 मार्च तक कितने महीने होते हैं, जितने महीने होंगे उस हिसाब से क्या करेंगे, हम उसकी गणना करेंगे। तो मेरे दोस्तों इसको हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं कि हम इसकी कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर हम मान लेते हैं कि हमारे यहाँ पर 2 साझेदार है ए और बी, और उनका कोई भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखा है 3:2। यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का कुछ खास लेना देना है नहीं। फिर भी अपन यहाँ पर क्वेश्चन की जो आपकी फ्रेमिंग आएगी वो बिल्कुल ऐसी ही आएगी। उसमें बोलेगा कि 2 साझेदार है ए और बी और उनका लाभ विभाजन अनुपात क्या है, 3:2 है। यहाँ पर इन दोनों की आपको पूंजी दे रखी होगी। मान लीजिए यहाँ पर जो ए है उसकी पूंजी दे रखी है 2 लाख रुपए और जो बी है उनकी पूंजी दे रखी है कितनी, 3 लाख रुपए। दोनों की पूंजी दे रखी है और आपको बोलता है कि आपको क्या करना है, पूंजी पर ब्याज की गणना करनी है, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की गणना करनी है। 10% वार्षिक की दर से आपको क्या करना है, गणना करना है। अब अगर क्वेश्चन में आपको उसने नहीं बताया है कि जो व्यवसाय है उस कब प्रारंभ हुआ है, तो हम मान लेंगे कि व्यवसाय कब प्रारंभ हुआ है मेरे दोस्तों, 1 अप्रैल को, यानी साल के पहले दिन हमारा व्यवसाय क्या हो गया है, प्रारंभ हो गया है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, देखो उसकी पूंजी पर ब्याज की गणना करेंगे। सबसे पहले अपन यहाँ लिखेंगे, ऊपर यहाँ पर आप ऐसे लिख दो, जब आप इसको सॉल्यूशन करना शुरू करोगे तो आप यहाँ पर लिख दो कैलकुलेशन। इंग्लिश में लिख के आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, और मैं कह रहा हूँ इंग्लिश में लिख के आओगे ज़्यादा बढ़िया रहेगा। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहले आप यहाँ पर ए लिखो। देखो ए की पूंजी लिखो, कितनी दे रखी है भैया, 2 लाख रुपए की पूंजी दे रखी है। इसके बाद हमारे को जो ये परसेंटेज दे रखा है वो हम परसेंटेज यहाँ पर लगा देंगे, 10% लगाना है। तो यहाँ पर जो आंसर निकल के आएगा मेरे दोस्तों 20,000 रुपये। ये जो 20,000 रुपये निकल के आया, ये क्या निकल के आ गया मेरे दोस्तों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पर निकल के आ गया है। इसके बाद हम बात करें भैया बी की, तो बी की कैपिटल कितनी दे रखी है, बी की कैपिटल दे रखी है 3 लाख रुपए की। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, 3 लाख रुपए लिखेंगे और यहाँ पर इसका क्या निकाल लेंगे, 10% निकाल लेंगे और ये कितना निकल जाएगा, 30,000 रुपये। इस तरीके से बड़े आराम से हम क्या कर लेंगे, दोनों की पूंजी पर ब्याज की गणना कर लेंगे। ये आ गया 20,000 रुपये और ये आ गया 30,000 रुपये, बस। और इस तरीके से खुशी खुशी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखो इसमें थोड़ा सा और मैं इसको क्वेश्चन को बढ़ाता हूँ, और अब इसको बढ़ाते हैं अपन क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको बोले कि उन्होंने 2 लाख रुपए लगाकर
और 3 लाख रुपए लगाकर क्या करा, व्यवसाय प्रारंभ करा, और व्यवसाय उन्होंने 1 अप्रैल को ही क्या करा, प्रारंभ करा। पर साल के मध्य में जो ए है उसने 20,000 रुपए पूंजी के और लगाए, या 20,000 रुपए नहीं, अपन थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, 50,000 कर देते हैं यहाँ पर। तो ए ने 50,000 रुपए पूंजी के अतिरिक्त लगाए। अतिरिक्त पूंजी को कहेंगे हम एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल बोल लो या अतिरिक्त पूंजी बोल लो, एक ही बात है। तो यहां पर क्या हुआ, और कौन सी तारीख को लगाए, इन्होंने लगाया भैया 1 अक्टूबर को लगाया यहाँ पर। अच्छा, अपन साल भी लिख देते हैं यहाँ पर, इसको कर देते हैं 2020, और ये भी इसने कब लगाया है, 2020 के अंदर लगाया है यहाँ पर अतिरिक्त पूंजी। और जो बी है, उस बी ने किसी तरह की कोई भी अतिरिक्त पूंजी इस तारीख को नहीं लगाई है। इसने कब लगाई भैया, जो बी है उसने बी ने भी 50,000 रुपए अतिरिक्त पूंजी के लगाए, एडिशनल कैपिटल लगाई, पर कौन सी तारीख को लगाई, इसने लगाई मेरे दोस्तों 1 जनवरी 2021 को लगाई। ठीक है, तारीखों का बहुत बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको यहाँ पर। तो देखो वापस से मैं आपको प्रश्न बता देता हूँ। यहाँ पर 1 अप्रैल 2020 को व्यवसाय प्रारंभ करते हैं ए और बी, 2 लाख और 3 लाख रुपए की पूंजी लगाकर। साल के मध्य में हमें और राशि की आवश्यकता पड़ती है, तो यहाँ पर ए ने अतिरिक्त पूंजी के तौर पर 50,000 रुपए लगाए, और कौन सी तिथि को लगाए, 1 अक्टूबर को लगाए। थोड़ा टाइम बाद में हमें और पैसे की जरूरत पड़ी, तो ए ने बी को बोला कि यार भाई तू भी तो पैसे लेके आ घर से। तो ठीक है भैया, तो बी बोलता है कि यार ठीक है, मैं भी 50,000 रुपए लेके आता हूँ। तो 1 जनवरी को बी भी अतिरिक्त पूंजी के तौर पर 50,000 रुपए लेके आता है, और हमारे को प्रश्न में बोलता है कि आपको क्या करना है, पूंजी पर ब्याज की गणना करनी है, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की गणना करनी है, वही 10% वार्षिक की दर से। यहाँ पर पी ए का मतलब होता है दोस्तों पर एनम। ठीक है, तो भैया हम कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले अपन यहाँ क्या लिख देते हैं, यहाँ अपन लिख देते हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी पूंजी पर ब्याज की गणना। अब देखो यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ पर जो ए है, ए की पूंजी चेंज हुई है साल के बीच में। तो देखो कैसे हम कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ पर अपन सबसे पहले ए की कैलकुलेशन करेंगे। अगर जो ए है उसने कितनी पूंजी लगाई थी भैया, 2 लाख रुपए की पूंजी लगाई थी, और ये 2 लाख रुपए की पूंजी पूरे साल भर रही है, पूरे साल रही है। तो हम इस पर तो क्या करेंगे, सीधा सीधा 10% निकाल लेंगे, जो कि कितना निकल के आ जाएगा मेरे दोस्तों, 20,000 रुपए निकल के आ जाएगा। अब देखो ए ने ही 50,000 रुपए की पूंजी और लगाई साल के मध्य में, इस पर भी हमें पूंजी पर ब्याज देना पड़ेगा। पर देखो हमारे को यहाँ पर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, किस चीज़ की कैलकुलेशन करने की, कि ये जो पूंजी लगाई गई है ये कब लगाई गई है मेरे दोस्तों, 1 अक्टूबर को लगाई गई है। तो 1 अक्टूबर से हमारा साल कब खत्म होता है, 31 मार्च। तो यहाँ पर कितने महीने हो जाते हैं मेरे दोस्तों, 6 महीने हो जाते हैं। और वही अगर हम इसके पहले की पूंजी की बात करें जो उसने लगाई थी, वो उसने लगाई थी भैया 1 अप्रैल को। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च हम कैलकुलेशन करते हैं, तो यहाँ पर पूरे पूरे क्या हो जाते हैं, 12 महीने। तो पूरे 12 महीने हुए, तो हमने सीधा सीधा क्या निकाल लिया, 10% निकाल लिया। पर यहाँ पर कितने महीने हो रहे हैं, 6 महीने हो रहे हैं। तो हम सीधे सीधे नहीं निकाल सकते, हमारे को कितने महीनों का निकालना पड़ेगा, 6 महीनों का निकालना पड़ेगा, जो कि आएगा मेरे दोस्तों यहाँ पर 2,500 रुपये। तो इस तरीके से जो ए की कुल पूंजी पर ब्याज बनेगा वो कितना बनेगा, 22,500 रुपये कुल पूंजी पर ब्याज यहाँ पर बन जाएगा, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये देखो बड़ी आसान है, आपको देखना है कि आपने जो अतिरिक्त पूंजी लगाई है उस अतिरिक्त पूंजी पर भी आपको क्या देना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा। और उसकी आप गणना की जो तिथि है वो कहाँ से शुरू करेंगे, जिस दिन उसने पूंजी लगाई है अतिरिक्त पूंजी, वहां से लेके 31 मार्च तक आप क्या करेंगे, उसके महीने काउंट करेंगे। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और हम बी की क्या निकालते हैं, पूंजी पर ब्याज निकालते हैं। अब देखो बी का भी ऐसा ही है, बी की 3 लाख रुपए की पूंजी पूरे साल रही है। ठीक है भैया, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 लाख रुपए का सीधा सीधा क्या निकाल लेंगे, 10% निकाल लेंगे, तो ये आ जाएगा मेरे दोस्तों यहाँ पर 30,000 रुपये। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो बी ने अतिरिक्त पूंजी लगाई है भैया 50,000 रुपये, और कौन सी तारीख को लगाई है, 1 जनवरी को लगाई है। तो इस 50,000 रुपये भी क्या, 50,000 रुपये पर भी हमें क्या देना पड़ेगा, पूंजी पर ब्याज देना पड़ेगा। तो 50,000 रुपये का 10%, परंतु कब लगाई है, ये 1 जनवरी को लगाई है। तो 1 जनवरी से 31 मार्च हम यहाँ पर काउंट करेंगे, तो 1 जनवरी से 31 जनवरी फरवरी मार्च, 3 महीने। तो यहाँ पर भैया 3 महीने का ही हमें निकालना है, तो यहाँ पर हम करेंगे भैया 3/12। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 50,000 का 10%,
इंटू 3 डिवाइड बाय 12, तो मेरे दोस्तों ये आ रहा है 1250। तो यहाँ पर इसे हम पूंजी पर ब्याज कितना देंगे, 1250। तो इसका कुल पूंजी पर ब्याज निकल के आ जाएगा 31,250। ये आ गया भैया इसका कुल ब्याज। बिल्कुल आपके जो बुक है उसमें ऐसे सवाल आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। हम देखेंगे आगे और भी सवाल। अभी बुक के सवालों पर हम बाद में उतरते हैं, पहले हम शुरुआत करते हैं थोड़ा सा इजी से। पहले हम थोड़ा आसान करेंगे, आसान से फिर बढ़ते बढ़ते हम कठिन की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पर ये हो जाता है मेरे दोस्तों। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि साझेदार सिर्फ पूंजी लगाते ही हैं, कई बार साझेदार पूंजी निकाल भी लेते हैं। जैसे हम एक और क्वेश्चन बना लेते हैं, यहाँ पर वही ए और बी, और यहाँ पर ए ने कितनी पूंजी लगाई है मेरे दोस्तों, वही 2 लाख रुपए, और बी ने कितनी पूंजी लगाई है भैया, 3 लाख रुपए। तुम बोलोगे सर हमेशा बी से पूंजी ज्यादा लगवा रहे हो, यार बी ज्यादा पैसे वाला है, मैं क्या करूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 2 लाख रुपए और 3 लाख रुपए की क्या लगाई है मेरे दोस्तों, यहाँ पर पूंजी लगाई है। और वही पूंजी कब लगाई है इसने, 1 अप्रैल यानी व्यवसाय साल के प्रारंभ में पूंजी लगाई है। अब देखो यहाँ पर साल के मध्य में हम दोनों चीजें मिक्स कर लेते हैं। देखो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पर हमने क्या करा है, एडिशनल कैपिटल यानी अतिरिक्त पूंजी लगाई है। ए ने 50,000 रुपए की क्या करी है, अतिरिक्त पूंजी लगाई है, और वो कब लगाई है, उसने 1 अक्टूबर को लगाई है। आगे ध्यान देना। अब आप बोलोगे सर सवाल तो सेम है, नहीं देखो सवाल अब यहाँ बदलने वाला है। यहाँ पर बी ने 50,000 रुपए पूंजी के क्या कर लिए हैं, निकाल लिए हैं बिल्कुल उसी दिन। इसको वो बोलेंगे हम विड्रू, आहरण कर लेना पूंजी का, इंग्लिश में इसको विड्रू बोलते हैं। कि पूंजी का क्या कर लिया भैया, आहरण कर लिया, पूंजी क्या कर ली उसने, निकाल ली उसी तारीख को, 1 अक्टूबर को। तो 1 अक्टूबर को भैया एक नहीं 2 काम हुए हैं। एक तो ए ने अतिरिक्त पूंजी लगा दी है, और दूसरा क्या हुआ है, बी ने अपनी पूंजी क्या कर दी है मेरे दोस्तों, निकाल ली है यहाँ पर 50,000 रुपए। ठीक है, अब यहाँ पर देखो सारी सारी चीजें आपको दे दी है। अब आप क्या करना, कैलकुलेशन करना शुरू करें। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, क्या लिखे भैया, यहाँ पर हम लिख देते हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चलो देखो अब यहाँ पर हम कैलकुलेशन करते हैं, और सबसे पहले अपन कैलकुलेशन किसी करते हैं, ए की करते हैं। तो यहाँ पर ए की जब हम कैलकुलेशन करेंगे, तो जो ए की 2 लाख रुपए की पूंजी है ना मेरे दोस्तों, तो यहाँ पर आप ध्यान देना कि जो ए ने 2 लाख रुपए की पूंजी लगाई है, वो 2 लाख रुपए की पूरे साल पूंजी रही है। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, सीधे सीधे उसका 10% निकाल देंगे। और यहाँ पर 20,000 रुपए क्या हो गया, इसकी पूंजी पर ब्याज निकल गया। ए ने 1 अक्टूबर को यानी साल के मध्य में 50,000 रुपए पूंजी के और लगाए, तो यहाँ पर 50,000 का 10% निकालेंगे। पर यहाँ पर 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक आपके कितने महीने होते हैं, 6 महीने होते हैं। तो यहाँ पर हम 6 महीने का ही निकालेंगे, तो कितना निकल के आ जाएगा मेरे दोस्तों, 2,500 रुपये निकल के आ जाएगा। जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में करा था, बिल्कुल सेम टू सेम वही यहाँ पर हो गया। अब जो फर्क आएगा ना, वो फर्क आएगा देखो बी की कैपिटल में। अब हम कहेंगे बी की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी पूंजी पर आहरण पर पूंजी पर ब्याज किया कर लेते हैं, गणना कर लेते हैं। तो देखो बी ने पूंजी कितनी लगाई थी, बी ने पूंजी लगाई थी भैया 3 लाख रुपए। पर ये 3 लाख रुपए की पूंजी पूरे साल नहीं रह पाई। आप बोलोगे सर पूरे साल नहीं रह पाई का क्या मतलब है। हाँ देखो, जब उसने 1 अक्टूबर को 50,000 रुपए निकाल लिए, तो 1 अक्टूबर से उसकी पूंजी अब कितनी रह गई, 2.5 लाख रुपए ही रह गई, ना कि 3 लाख रुपए रही। तो यहां पर जो 3 लाख रुपए की पूंजी है वो कब से कब तक रही, 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर तक कितनी पूंजी रही, 3 लाख रुपए की रही। तो 3 लाख रुपए पर पूरे साल का पूंजी पर ब्याज की गणना न करते हुए हम कहां से कहां तक करेंगे, 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर तक, यानी अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। अक्टूबर तो काउंट करेंगे नहीं क्योंकि 1 अक्टूबर को तो कर ली उसने। तो यहाँ पर उसकी जो पूंजी रही है 3 लाख रुपए की, वो कितने महीने रही है, मात्र 6 महीने रही है। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर हम कैलकुलेशन करेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पर 3 लाख रुपए का 10% निकालेंगे, और 10% में भी 6 महीनों का निकाल लेंगे यहाँ पर। तो 10% आता है 30,000 रुपए, और 6 महीनों का हो जाएगा मेरे दोस्तों 15,000 रुपए। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जब आगे बढ़ेंगे तो अब 1 अक्टूबर से 31 मार्च की जो इसकी पूंजी रही है, 1 अक्टूबर से 31 मार्च, वो इसकी कितनी पूंजी रही है, 2.5 लाख रुपए रही है। क्योंकि 50,000 रुपए तो क्या कर लिया उसने, निकाल लिया। जितनी पूंजी वह निकाल के लेगा उस पर हम ब्याज क्यों देंगे, उस पर ब्याज देने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हम सिर्फ उस पर ही ब्याज देंगे जितनी पूंजी अब उसके व्यवसाय में रह गई है।
तो पहले 3 लाख रुपए थी, 3 लाख रुपए 1 अक्टूबर तक रहे, तो हमने ब्याज 3 लाख रुपए पे दे दिया। फिर इसने 1 अक्टूबर को उसमें से 50,000 रुपए निकाल लिए, तो अब पूंजी के कितने रहे, 2.5 लाख रुपए रहे। तो अब हम 2.5 लाख रुपए पर पूंजी पर ब्याज देंगे 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक। तो कितना हो गया, 2.5 लाख रुपए। तो हम क्या करेंगे, यहां पर 2.5 लाख रुपए का यहां पर 10% निकालेंगे, और कितने महीनों का निकाल लेंगे, यहां पर 6 महीनों का निकाल लेंगे। तो 10% आएगा मेरे हिसाब से 1250 आ रहा चाहिए। ठीक है, देख लेते हैं एक बार, 12,500, 12,500 यहाँ पर आ गया है इसका बाकी के 6 महीनों का। तो ये 6 महीनों का पहले, और ये 6 महीनों का, ये 6 महीनों का पहले वाला, और ये 6 महीनों का बाद में वाला, दोनों मिला के आपके हो जाएंगे भैया 27,500 रुपये इसका कुल पूंजी पर ब्याज यहाँ पर निकलता है। तो देखा आपने, यहाँ पर अगर जो मैंने पहले क्वेश्चन करवाया था उसमें तो दोनों ने ही पूंजी लगाई थी, तो हमने क्या करा, उनकी पहले वाली पूंजी पर तो पूरे साल का निकाल लिया, और जितनी उन्होंने अतिरिक्त पूंजी लगाई, उस अतिरिक्त पूंजी जितने समय तक रही है उतने समय का हमने और पूंजी पर ब्याज निकाल के जोड़ दिया। पर प्रश्न में सिर्फ वो लगा ही नहीं सकता, प्रश्न में वो पैसा निकाल भी सकता है। तो जब अगर वो पैसा निकाल के ले जाता है, आहरण करके ले जाता है, तो बची हुई जो पूंजी रह जाती है, हम जो बाकी का समय है उस बची हुई पूंजी पर क्या लगाएंगे, ब्याज लगाएंगे। अब यहाँ पर हम एक बुक का क्वेश्चन भी उठाते हैं। बुक में क्वेश्चन किस तरीके से आता है मेरे दोस्तों, तो बुक में क्वेश्चन आपका, अभी अपन ने जितने भी क्वेश्चन करे उन क्वेश्चनों में सभी जगह जो हमें पूंजी दे रखी थी, वो पूंजी कब की दे रखी थी, 1 अप्रैल की पूंजी दे रखी थी। तो 1 अप्रैल की पूंजी जब भी दे रखी होती है तो हमें कोई किसी तरह की अभी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता। हम सीधे सीधे इस पर क्या लगा लेते हैं, गणना कर लेते हैं ब्याज की, सीधे सीधे इस पर हम रेट लगा लेते हैं, इंटू करके 10% दे रखा है तो 10% लगाया, 12% दे रखा है तो 12% लगाया, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु अगर आपकी जो पूंजी है वो कब की दे रखी होगी, 31 मार्च की दे रखी होगी, यानी ये दे रखी है आपकी अंतिम पूंजी, या जिसको बोलेंगे हम क्लोजिंग कैपिटल। अगर आपको क्वेश्चन में ये क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है तो हम सीधे सीधे इस पर अगर 10% दे रखा है तो नहीं लगा सकते मेरे दोस्तों। आपको सबसे पहले क्लोजिंग से क्या निकालनी पड़ेगी, ओपनिंग निकालनी पड़ेगी। ओपनिंग निकाल कर फिर उस पर हम क्या करेंगे, गणना करेंगे। अब आप बोलोगे सर क्लोजिंग से ओपनिंग कैसे निकालेंगे, तो देखो यार, इसका भी एक परफॉर्मा है। एक हम परफॉर्मा बना सकते हैं इसका, जिस पर हम देखेंगे कि अगर आपको कौन सी कैपिटल दे रखी हो, क्लोजिंग कैपिटल दे रखी हो, तो क्लोजिंग से ओपनिंग कैपिटल कैसे निकलेगी। यहां पर ऊपर लिख दो, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, प्रारंभिक पूंजी की गणना कैसे होगी भैया गणना। देखो प्रश्न में आपको क्लोजिंग कैपिटल यानी अंतिम पूंजी तो दे ही रखी होगी, यानी 31 मार्च की आपको पूंजी दे रखी है। जो भी पूंजी दे रखी हो वो पूंजी क्या करना, आप यहाँ पर लिखना, और वो सारे काम उल्टे कर देना जो आप बैलेंस शीट में करते थे। अब आप बोलोगे सर कौन से काम, अरे 11th क्लास याद करो, तुम्हारी 11वीं क्लास याद करो। तो 11वीं क्लास में तुमने बैलेंस शीट बनाना सीखा था। तो बैलेंस शीट में तुम यहाँ पर लायबिलिटी साइड के अंदर कैपिटल लिखते थे, पूंजी लिखते थे, और इस पूंजी में तुम क्या करते थे, कुछ इसमें एडजस्टमेंट करते थे, इसमें कुछ चीज़ों को जोड़ते थे और कुछ चीज़ों को घटाते थे। जैसे अगर मैं तुम्हें याद दिलाऊं, सबसे पहले तो मैं तुम्हें तुम्हारी 11वीं क्लास याद दिला देता हूँ। तो अगर मैं तुम्हें याद दिलाऊं तो तुम इसमें क्या करते थे, तुम्हारा जो लाभ हानि खाते में जो भी नेट प्रॉफिट निकला होता था उस नेट प्रॉफिट को तुम यहाँ पर जोड़ देते थे, और अगर नेट प्रॉफिट की जगह नेट लॉस निकला होता था तो तुम क्या करते थे, उस नेट लॉस को क्या कर देते थे, माइनस कर देते थे। बोलो ठीक है। और क्या एडजस्टमेंट करते थे, और तुम एडजस्टमेंट करते थे कि अगर किसी तरह का और कोई दूसरा प्रॉफिट भी होता था ना तो तुम वो प्रॉफिट को क्या कर देते, यहाँ पर ऐड कर देते। यहाँ पर माइनस एक बहुत इंपॉर्टेंट आइटम है, वो तुम यहाँ पर माइनस करते थे, और वो करते थे भैया तुम ड्राइंग्स। ड्राइंग्स मतलब हो गया भैया आहरण। अगर किसी तरह का कोई भी माल, कोई भी सामान या कोई भी पैसा अगर निजी उपयोग के लिए निकाला गया है तो हम उसे क्या बोलेंगे मेरे दोस्तों, ड्राइंग्स बोलेंगे। तो अगर ड्राइंग्स की गई है तो हम क्या करेंगे, निजी उपयोग के लिए पैसा निकाला गया है तो वो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर पूंजी में से माइनस कर देंगे। तो देखो ये दोनों आइटम तो माइनस करने के होते हैं और ये दोनों आइटम प्लस करने के होते हैं। इनमें से 2 आइटम या उनमें से एक आइटम दे रखा होता है। ये आइटम हम इसमें
ये जो कैपिटल दे रखी है, ये कैपिटल क्या कहलाएगी आपकी ओपनिंग कैपिटल। इस कैपिटल में अगर हम ये आइटम जोड़ेंगे और घटाएंगे, फिर यहां पर जोड़ने घटाने के बाद में जो यहां पर कैपिटल निकल के आती है ना इधर, अब जो अमाउंट निकल के आएगी, अब जो संख्या निकल के आएगी, ये जो कैपिटल निकल के आएगी, ये कैपिटल आपकी कौन सी कैपिटल कहलाती है मेरे दोस्तों? क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल थी, ओपनिंग कैपिटल में तुमने कुछ चीजें जोड़ी और कुछ चीजें घटाई, ये काम करने के बाद जो कैपिटल निकल के आई है वो आपको कौन सी कैपिटल निकल के आई है? क्लोजिंग कैपिटल निकल के आई है। अब देखो प्रश्न में आपको ये क्लोजिंग कैपिटल दे रखी होगी और आपको क्लोजिंग से क्या निकालना है भैया? ओपनिंग निकालनी है। तो आपको नीचे से ऊपर की तरफ जाना है। तो जब आप नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये जो आपने काम करे हैं, ये सारे काम क्या करने पड़ेंगे? आपको उल्टे करने पड़ेंगे। जिनको आपने जोड़ा उनको तो आप घटा दो, और जिनको घटाया उनको क्या कर दो? आप जोड़ दो। अगर आप ऐसा करोगे तो आप क्लोजिंग से क्या निकाल लोगे भैया? ओपनिंग निकाल लोगे। तो ये जो आपका प्रारूप आपने बनाया है, इस प्रारूप में आप क्या लिखो? ये जो आपकी क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है उसमें आप सबसे पहले तो क्या जोड़ दो? ड्राइंग्स जोड़ दो। देखो यहाँ पर क्या करी थी हमने? ड्राइंग्स को माइनस करा था ना। अब यहाँ पर क्या कर देंगे? हम जोड़ देंगे, क्योंकि हम उल्टा काम कर रहे हैं। हम क्लोजिंग से क्या निकाल रहे हैं? ओपनिंग। क्लोजिंग से ओपनिंग निकाल रहे हैं, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो सारे काम उल्टे करेंगे। ऐसे ही अगर आपको लॉस हुआ है तो लॉस को भी क्या कर दो? आप जोड़ दो। ऐसे ही अगर आपको कोई प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट को क्या कर दो? आप माइनस कर दो। नेट प्रॉफिट को क्या कर दो? यहाँ पर माइनस कर दो। अगर आप ये काम कर लोगे तो इसके बाद यहाँ पर जो अमाउंट निकल के आएगी वो आपकी कौन सी अमाउंट निकल के आएगी मेरे दोस्तों? ओपनिंग कैपिटल यानी प्रारंभिक पूंजी यहाँ पर निकल के आ जाएगी। अब एक बार जब ये प्रारंभिक पूंजी निकल के आ जाएगी तो फिर अब आप क्या कर सकते हैं? इस प्रारंभिक पूंजी पे जो भी प्रतिशत दे रखा है उस प्रतिशत के हिसाब से क्या गणना कर ले? जो पूंजी और ब्याज है उसकी गणना कर ले। तो देखो आपकी बुक का एक सवाल है, वो सवाल देख लिया जाए। एक उदाहरण दे रखा है और वो उदाहरण में क्या बोल रहा है? अशोक ही दे रखा है, नहीं जोश। यहाँ पर उदाहरण नंबर 6 है, इसमें दे रखा है भैया जोश और कृष दो साझेदार हैं जिनका लाभ विभाजन अनुपात क्या है? 3:1 है। आगे क्या बोल रहा है? वित्तीय वर्ष 2015-16 के अंत में उनकी पूंजी 1,50,000 रुपए और 75,000 रुपए। अब देखो प्रश्न में यहाँ पर उनकी पूंजी तो दे रखी है, पर पूंजी उन्होंने अंतिम पूंजी दे रखी है। तो ये अंतिम पूंजी दे रखी है तो भैया अंतिम पूंजी पर तो हम सीधे सीधे ब्याज की गणना कर नहीं सकते। हमारे को कौन सी निकालनी पड़ेगी? प्रारंभिक पूंजी निकालनी पड़ेगी। और प्रारंभिक पूंजी निकालने के लिए हमारे को क्या बनाना पड़ेगा? यहाँ पर वो प्रारूप बनाना पड़ेगा, वो परफॉर्मा बनाना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर हम बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? अब यहाँ पर हमें 2 जनों की पूंजी ज्ञात करनी है, तो इसलिए हम जो है यहाँ पर अमाउंट के कितने कॉलम बना देंगे? 2 कॉलम बना देंगे। देखो इसमें से एक तो किसकी निकलेगी? अपन जोश की निकालेंगे, और एक किसकी निकालेंगे भैया? कृष की निकालेंगे। यहाँ पर हम लिख देते हैं कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, प्रारंभिक पूंजी की गणना। और यहाँ पर सबसे पहले अपन क्या लिख देते हैं? यहाँ पर इन लोगों की क्लोजिंग कैपिटल लिख देते हैं। तो देखो इनकी क्लोजिंग कैपिटल कितनी दे रखी है? 1,50,000 दे रखी है और आपको 75,000 रुपये दे रखी है। ठीक है, अब देखो करना क्या है? करना यह है कि आगे हमें कुछ दे रखी है चीजें, उनको हम एक बार देख लेते हैं। वर्ष 2015-16 के दौरान आहरण जोश के नाम 20,000 रुपए तथा कृष के नाम 5,000 रुपए, दोनों के आहरण दे रखे हैं। अब देखो हमें आहरण को क्या करना है? यहाँ पर आहरण को क्या करना है? हमें जोड़ना है। तो हम यहाँ कर देंगे ऐड, क्या कर देंगे भैया? ड्राइंग्स आहरण। कितनी जोड़ेंगे भैया? कृष ने कितने का आहरण करा? 20,000 रुपए का आहरण करा। और आपके कृष ने कितने का आहरण करा? 5,000 रुपए का आहरण करा। हम क्या करते हैं? इसको यहाँ पर जोड़ देते हैं। और अब जब हम इसको जोड़ेंगे तो इसका तो कितना आ जाएगा भैया? 1,70,000 रुपये। और इसका कितना आएगा मेरे दोस्तों? 80,000 रुपये। यह आने के बाद में अब हमारे को आगे बढ़ते प्रश्न में, जिसे उसके पूंजी खाते के नाम पक्ष में डाल दिया गया। ब्याज प्रभारित करने से पहले उनका लाभ 16,000 रुपये था। अब ये बोल रहा है कि भैया जो हमारी फर्म है, यानी जो हमारा बिजनेस है, उस बिजनेस का लाभ यानी प्रॉफिट कितना है मेरे दोस्तों? 16,000 रुपये का क्या है? प्रॉफिट है। अब ये जो प्रॉफिट होता है ना मेरे दोस्तों, ये किसी एक का तो होता नहीं है।
प्रॉफिट होता है भैया जितने भी साझेदार होते हैं उनमें बंटता है। और देखो यहाँ पर हमारे दो साझेदार हैं, एक तो है भैया जोश और एक क्या है मेरे दोस्तों क्रिश। तो साफ तौर पर इन दोनों में ये क्या हुआ होगा, लाभ बटा होगा। और इन दोनों का लाभ हानि अनुपात क्या दे रखा है, 3:1 दे रखा है। यानी ये जो 16,000 रुपए का लाभ है ये इन दोनों में 3:1 में बट चुका है। तो हम क्या करेंगे, देखेंगे जरा कि इनको कितना लाभ बटा। तो देखो यहाँ पर अगर मैं 16,000 रुपये को बांटूँ 3:2 में तो ये भैया कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर 12,000 रुपये और यहाँ पर ये हो जाएगा मेरे दोस्तों 4,000 रुपये। 12,000 और 4,000 यानी 12,000 रुपये तो जोश को मिले हैं प्रॉफिट के और 4,000 रुपये क्रिश को मिले हैं प्रॉफिट के। तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्या करा था देखो हमने यहाँ पर, हमने प्रॉफिट को क्या करना है, माइनस करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस कर देंगे भैया ये प्रॉफिट, इसमें से तो माइनस कर देंगे मेरे दोस्तों 12,000 रुपये और इसमें से माइनस कर देंगे मेरे दोस्तों 4,000 रुपये। अब देखो इसको निकाल लेते हैं यहाँ पर और देखते हैं कितना आता है। तो देखो इसमें से हम माइनस करते हैं 1,70,000 में माइनस कर देंगे हम 12,000 रुपये, तो यहाँ पर आ जाएगा भैया 1,58,000। और यहाँ पर 80,000 में से 4,000 को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा मेरे दोस्तों 76,000। अभी हमारा प्रश्न खत्म नहीं हुआ है, आगे और बोल रहा है ये कि क्रिश 1 अक्टूबर 2015 को 16,000 रुपये अतिरिक्त पूंजी फर्म में लाया जिसे लाभ सहभाजन अनुपात में डाला गया है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, 16,000 रुपये की अतिरिक्त पूंजी 1 अक्टूबर 2015 को लेके आया है। कौन लेके आया है, आपका क्रिश। तो भैया देखो अतिरिक्त पूंजी अगर बिजनेस में लगाते हैं तो वो देखो बाद में लगी है, हमें ओपनिंग निकालनी है, उसके पहले की निकालनी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से वो अतिरिक्त पूंजी यानी जो एडिशनल कैपिटल है उसको भी क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हटाना पड़ेगा। और सिर्फ कृषि लेके आया था, कृषि लाया था, तो कृषि में से क्या कर देंगे हम 16,000 रुपये यहाँ पर और माइनस कर देंगे। अब क्या करना है अपन को, अब अपन को क्वेश्चन तो अपना हो गया ख़त्म। मतलब ख़त्म से मेरा मतलब है सारे पॉइंट यहाँ पर ख़त्म हो गए हैं। आगे तो बस आपको क्या बोल रहा है, आगे ये आपको बोल रहा है कि पूंजी पर 12% वार्षिक की दर से ब्याज की गणना करनी है। तो भैया कर लेते हैं। यहाँ पर 1,58,000 ओपनिंग कैपिटल निकल के आ चुकी है जोश की। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसमें से जो इसका 76 है इसमें से 16,000 और घटा देते हैं। तो यहाँ पर 60,000 रुपये की जो पूंजी है वो किसकी निकल के आ गई है मेरे दोस्तों, क्रिश की। अब ये कौन सी कैपिटल निकल के आई है मेरे दोस्तों, ओपनिंग कैपिटल यहाँ पर निकल के आ गई है। अब हम इस ओपनिंग कैपिटल पर परसेंटेज लगा के पूंजी पर ब्याज की गणना कर सकते हैं। तो चलो मेरे दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। और देखो यहाँ पर हम सबसे पहले किसकी पूंजी पर ब्याज की गणना कर लेते हैं, जोश की। तो ये देखो भैया जोश की ओपनिंग कैपिटल यानी प्रारंभिक पूंजी कितनी निकाली हमने, 1,58,000। तो हम क्या कर देंगे, 1,58,000 लिखेंगे और उस पर कितना प्रतिशत बोला है इसने, 12% बोला है। तो उस पर 12% की दर से हम पूंजी पर ब्याज की गणना कर लेंगे। 1,58,000 का 12%, तो ये आपका निकल के आ रहा है मेरे दोस्तों 18,960। 18,960 सही आ रहा है, ठीक है। अब भैया अब क्या करें, हमने जोश की तो निकाल ली भैया। अब जोश के बाद में बारी आती है भैया किसकी, क्रिश की। तो क्रिश की देखो पूंजी ऐसा है कि उसने पूंजी साल के प्रारंभ में तो कितनी लगाई, 60,000 रुपये लगाई। कितनी लगाई, 60,000 रुपये। परंतु उसने 1 अक्टूबर 2015 को अतिरिक्त पूंजी भी लगाई। तो देखो 60,000 रुपये तो पूरे साल रहे हैं उसके। तो हम क्या करेंगे, 60,000 रुपये पर तो पूरे साल का ब्याज निकाल लेंगे यानी 12% निकाल लेंगे। तो यहाँ पर यह आपका 60,000 रुपये पर 12% आपका निकल के आता है 7,200 रुपये। तो 7,200 पूरे क्या कर दिए हमने यहाँ पर निकाल दिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। पर 1 अक्टूबर को इसने क्या करा, और अतिरिक्त पूंजी लगाई। और कितनी लगाई मेरे दोस्तों, 16,000 रुपये की अतिरिक्त पूंजी लगाई। तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च यानी 6 महीने की इस 16,000 पर भी क्या देनी पड़ेगी हमारे को, पूंजी पर ब्याज देना पड़ेगा। तो देखो क्या करेंगे, ये जो 16,000 रुपये है इस पर भी हमें 12% की दर से, परंतु 6 महीने के लिए क्या करना पड़ेगा, पूंजी पर ब्याज देना पड़ेगा।
तो देखो 16,000 का कितना प्रतिशत, 12%, कितने महीनों के लिए, यहाँ पर आ जाएगा आपका 960 रुपये। तो इसको 960 रुपये और ब्याज मिलेगा। तो यहाँ पर कुल मिला के इसको कितना ब्याज मिल जाएगा, 8,160 रुपये यहाँ पर पूंजी पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा किसको, क्रिश को। क्रिश को कितना मिलेगा, 8,160। कैसे मिला भैया, एक तो उसकी 60,000 रुपये पूरे साल रही, जो उस पर तो हमने पूरे 12 महीने का दे ही दिया, पर उसने 1 अक्टूबर को अतिरिक्त पूंजी लगाई थी 16,000 रुपये की। तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च यानी कि 6 महीने का अतिरिक्त 16,000 रुपये पर भी पूंजी पर ब्याज क्या करना है, आपको देना पड़ेगा। तो 8,160 तो किसको मिल जाएगा, पूंजी पर ब्याज क्रिश को। और जोश का तो सिंपल एक ही पूंजी रही थी इसके पूरे साल, 1,58,000, उस पर 18,960 रुपये का हम क्या दे देंगे, पूंजी पर ब्याज दे देंगे। तो मेरे दोस्तों इस तरीके से देखो गणना होएगी इस सवाल के अंदर पूंजी पर ब्याज की। अब ये जो आपने गणना करी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला, ये आपको कहाँ जाके लिखना होता है, ये आपको लिखना होता है जो अपन ने P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था, लाभ हानि विनियोजन खाता बनाया था, उसमें जब हम यहाँ पर 2 साइड में लिखते हैं ना, 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल A और B, उसमें A में तो फिर आप कितने अमाउंट लिखेंगे, ये 18,960, और B यानी क्रिश के अंदर आप कितना लिखेंगे, 8,160 रुपये। ठीक है मेरे दोस्तों, तो यहाँ पर इस तरीके से आपका ये सवाल भी क्या हो जाता है मेरे दोस्तों, ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर आपकी पूंजी पर ब्याज की गणना हमने लगभग सीख ली है। अब इससे रिलेटेड, इससे संबंधित अगर कोई और क्वेश्चन आएगा तो हम उसका भी वीडियो लेके आ जाएंगे। अगले वीडियो में हम कवर करेंगे आहरण पर ब्याज। मेरे दोस्तों आहरण पर ब्याज देखना मत भूलना, क्योंकि आहरण पर ब्याज सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आहरण पर ब्याज से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए भी हैं और पूछे जाते हैं और पूछे जाते रहेंगे हमेशा। तो हमें उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है मेरे दोस्तों। तो आपको क्या करना है, जब तक ये जो मैंने करवाया है उदाहरण आप ये देख सकते हैं, और भी अगर आपके पास में उदाहरण हो, इसमें 5वां उदाहरण भी है, छठा आपको देखना है, ये छठा था, एक 7वां उदाहरण भी है, वो भी आप देख लें। जैसे जैसे आप इसको करते जाएंगे, आपको कोई दिक्कत आती है आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, हम क्या करेंगे उस पर वीडियो बना देंगे। तो आपको क्या करना है, अब इसकी प्रैक्टिस करनी है, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। इसके बाद में अगला वीडियो हम डालेंगे आहरण पर ब्याज पे, तो देखेंगे आहरण पर ब्याज कैसे निकालते हैं। तो फिर मेरे दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए मस्त रहे, स्वस्थ रहे, खाते पीते रहें। जय हिंद।